जब से अनुच्छेद 143 के अंतर्गत भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने अपना डिसीजन दिया है, तब से राज्यपाल की उपस्थिति को लेकर, उसके दायित्व को लेकर और उसकी भूमिका को लेकर सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम की मीडिया तक तमाम प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कि जैसे लोग बता रहे हैं कि राज्यपाल अब क्या हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा, राज्यपाल बेलगाम हो जाएगा, केंद्र की मनमानी चलेगी। ये तमाम बातें यहां पर सुनी जा रही हैं और आप इसको सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं। तो आइए इस मुद्दे को समझते हैं कि वास्तव में मुद्दा क्या है और उस मुद्दे की शुरुआत क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 जो राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार देता है कि अगर कहीं पर किसी विषय में संविधान और तथ्य का कोई सारवान विषय निहित हो तो उस विषय पर वो सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकती है। सर्वोच्च न्यायालय इस विषय पर राय देने के लिए अनुच्छेद 145 के अंतर्गत 5 जजों की खंडपीठ क्या करेगा, गठित करेगा, जिसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है। अर्थात अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया जाता है उस पर रेफरेंस देने का कार्य एक संवैधानिक पीठ करती है। सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि वो राय दे, वो इनकार भी कर सकता है, जैसे कि कल वाले मामले में भी हुआ था। 14 विषयों पर राय मांगी गई थी, 14 प्रश्नों पर, जिस पर से 2 प्रश्नों का उत्तर देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। लेकिन अगर यहीं पे मामला भारत की आजादी से पहले के हुई किसी टीटी से संबंधित हो तो उस विषय पर सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य होता है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो डिसीजन दिया उसके बाद अचानक जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका को लेकर खबरों का बाजार गर्म हो गया और उसमें लोगों की तरफ से तमाम प्रकार के कयास लगाए जाने लगे। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पक्ष में थे तो वहीं कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के विपक्ष में थे। अपना ओपिनियन बनाने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि आखिर यह नौबत क्यों आई, और इस नौबत के आने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये 2 लोग क्या थे, जिम्मेदार थे। इस घटना की शुरुआत होती है तमिलनाडु से। तमिलनाडु की जो सरकार थी उसने 10-12 विधेयक क्या किए थे, पारित किए थे और राज्यपाल की अनुमति के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था। राज्यपाल के पास वो विधेयक एक लंबे समय से क्या था, लंबित था, और राज्यपाल न तो उस पर अनुमति दे रहे थे और न ही उस पर उसको रिजेक्ट कर रहे थे, अर्थात उसको अपने पास उन्होंने होल्ड कर लिया था। इसी मामले को लेकर जो आपकी तमिलनाडु की सरकार है, ये तमिलनाडु की सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि इससे हमारे राज्य की जो विधायी प्रक्रिया है वो बिल्कुल पंगु हो गई है। इसी मामले की सुनवाई करते हुए अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और वो डिसीजन क्या हो गया, अपने आप में एक ऐतिहासिक डिसीजन हो गया। ये कहिए कि न भूतो न भविष्यति। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को देते हुए एक कंसेप्ट जो है दिया डीम्ड असेंट की, और डीम्ड असेंट का मतलब हुआ कि अगर कोई विधेयक राज्यपाल के पास लंबित है और वो एक लंबे समय से उस पर अनुमति नहीं दे रहे हैं तो अनुच्छेद 142 में वर्णित पूर्ण न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत ये मान लिया जाएगा कि राज्यपाल ने पारित कर दिया। डीम्ड असेंट का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जब कोई धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा उसको 14 दिनों तक उस पर कुछ डिसीजन नहीं लेती है तो लोकसभा यह मान लेती है कि राज्यसभा ने उसे उसी रूप में पारित कर दिया। ठीक इसी तरीके को डीम्ड असेंट की प्रक्रिया को इन्होंने किस पे आरोपित कर दिया, अनुच्छेद 200 और 201 के अंतर्गत राज्यपाल के ऊपर, और यह कह दिया कि यदि राज्यपाल ने इसको पारित नहीं किया है तो मान लीजिए कि उन्होंने पारित कर दिया है और बिना राज्यपाल और राष्ट्रपति की अनुमति के तमिलनाडु राज्य के वो जो विधेयक थे वो कानून बन गए और उनको सुप्रीम कोर्ट ने लागू करा दिया। यहां से एक बहुत बड़ा संवैधानिक प्रश्न आके खड़ा हो गया, हमारी संविधान की व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया कि क्या बगैर राज्यपाल की अनुमति के राज्य की विधायिका द्वारा पारित कोई विधेयक कानून का रूप ले सकता है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बस इतना ही नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक काम यह भी कर दिया था कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के पास अगर कोई विधेयक जाता है तो राज्यपाल उस विधेयक पर अपना निर्णय 1 महीने के भीतर लेंगे, अर्थात एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर दिया था कि इतने समय में आपको डिसीजन लेना ही है। हद तो तब हो गई जब अनुच्छेद 201 के अंतर्गत वह विधेयक जो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेता है उस विधेयक पर भी वहां के जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यह डिसाइड कर दिया कि 3 महीने के भीतर आरक्षित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति भी क्या होंगे, बाध्य होंगे। यानी राष्ट्रपति के लिए 3 महीने की और राज्यपाल के लिए 1 महीने की अनुमति लगा दी। अब यह जो बात निकल के आई तो यह भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, और यह क्या था, एक तरीके से भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है, केंद्र राज्य संबंध है और राज्यपाल की जो भूमिका है उसको लेकर एकदम व्यवस्था को परिवर्तित करने वाली या यू टर्न टाइप का डिसीजन था। अब इससे समस्या उभर चुकी थी और कई संवैधानिक प्रश्न खड़े हो चुके थे। इसी पृष्ठभूमि में जो देश की राष्ट्रपति हैं, देश के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 143 में जो उनके प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का पावर है उसका प्रयोग किया गया, और उसका प्रयोग करते हुए इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कुल 14 सवाल पूछे थे।
और इन्हीं 14 सवालों पर डिसाइड करते हुए कल जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट की ये 5 जजों की खंडपीठ, जिसका नेतृत्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब कर रहे थे, उन्होंने डिसीजन दिया। तो इन 5 जजों की पीठ ने जो डिसीजन दिया, उससे जो अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट की जो 2 जजों की खंडपीठ थी, उस निर्णय को पूरा पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 200 और 201 के अंतर्गत किसी भी न्यायालय के पास इस बात का अधिकार नहीं है कि वो राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए टाइम फ्रेम डिसाइड करें। अर्थात राज्यपाल और राष्ट्रपति को टाइम फ्रेम में बांधा नहीं जा सकता है कि वो इतने समय में अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। दूसरी बात यहां पर यह कही गई कि अनुच्छेद 200 और 201 के अंतर्गत जो राज्यपाल और राष्ट्रपति की सहमति होती है, निर्णय होता है, वो मंत्रिपरिषद से बंधा नहीं होता है, वो उनका स्वविवेक होता है। अर्थात वो अपने विवेक के आधार पर क्या करेंगे, निर्णय लेंगे। तो यहां पर एक तरीके से वीटो पावर किसको मिल जाता है, राज्यपाल को मिल जाता है। तीसरी बात इन्होंने यह भी की कि राज्यपाल किसी विधेयक पर क्या निर्णय लेता है, इस विषय की जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकती है, अर्थात उसकी न्यायिक समीक्षा भी नहीं किया जा सकता है। फिर इसके बाद जो सबसे प्रमुख जो है सवाल था, वो था अनुच्छेद 142 के पूर्ण न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत क्या अनुच्छेद 200 और 201 के अंतर्गत डीम्ड असेंट दिया जा सकता है। इस बात को निर्णित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कठोर टिप्पणी की और उन्होंने यह कहा कि अनुच्छेद 200 और 201 में डीम्ड असेंट का प्रयोग करना राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों के अतिक्रमण और अपहरण के समान है। किसी भी न्यायपालिका को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो ऐसे मामले में डीम्ड असेंट का प्रयोग करे और यहां पर डीम्ड असेंट का प्रयोग नहीं हो सकता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ ने अप्रैल 2025 में जो निर्णय दिया था, एक तरीके से उस निर्णय को इन्होंने पलट दिया। लेकिन वहीं पर उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत किसी विधेयक पर अनुमति देने के संदर्भ में राज्यपाल के पास केवल 3 अधिकार हैं। या तो वो विधेयक को क्या कर सकता है, अनुमति दे सकता है, या उस विधेयक को अनुमति देने से मना कर सकता है, या उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। लेकिन वो विधेयक को अपने पास एक निर्धारित मतलब जो है एक अनुमानित समय से ज्यादा रिजर्व नहीं रख सकता है, वो भी मनमाने पूर्ण ढंग से। अगर अनावश्यक रूप से राज्यपाल किसी विधेयक को अपने पास क्या करता है, लंबित रखता है, तो हम बैठे नहीं रहेंगे और हम उसमें सीमित अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, डिसीजन आया और डिसीजन आने के बाद लोगों ने इस डिसीजन को बेहतर तरीके से पढ़ा भी नहीं और इस पे अपना पक्ष विपक्ष में ओपिनियन देने लगे और ये कहानियां चलने लगी कि अब राज्यपाल क्या हो जाएगा, तनाशाह हो जाएगा, मोदी सरकार राज्यपाल के माध्यम से क्या करेंगे, राज्यों पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है, उस डिसीजन में उन्होंने भारतीय संविधान में कोई नया उपबंध नहीं जोड़ा है। जो भी बातें हुई हैं वो केवल व्याख्या हुई हैं। अर्थात हमारे संविधान में जो व्यवस्था पहले से थी, उसी व्यवस्था के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने क्या किया है, प्रकाश डाला है। तो इसका अर्थ यह है कि कल के डिसीजन से कुछ नया नहीं जोड़ा गया है या कोई नई प्रक्रिया नहीं लाई गई है। यह प्रक्रिया पहले भी थी और वो प्रक्रिया डिसीजन के बाद भी है। अर्थात यह कहना कि अब राज्यपाल के पास क्या हो जाएगा, बहुत पावर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस डिसीजन के पहले भी राज्यपाल के पास जो शक्तियां थी, डिसीजन के बाद भी राज्यपाल के पास वही शक्तियां हैं। डिसीजन के पहले राज्यपाल को अनुच्छेद 361 का इम्यूनिटी मिलता था, इस डिसीजन के बाद भी अनुच्छेद 361 की क्या मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी। डिसीजन से पहले भी राज्यपाल को इस बात का अधिकार था कि वो राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक को रिजेक्ट कर सकता है अपने विवेक से, डिसीजन के बाद भी रिजेक्ट कर सकता है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बीच में जो 2 जजों की खंडपीठ के चलते जो एक उथल पुथल मची थी, उस उथल पुथल को संवैधानिक पीठ के इस निर्णय ने क्या किया है, शांत किया है। और जो आजादी के बाद जो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की एक परंपरा विकसित हुई थी, उसी परंपरा को इन्होंने क्या किया है, लागू किया है, ताकि आगे भी देश क्या हो सके, व्यवस्थित तरीके से चल सके। क्योंकि इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि अगर आप डेमोक्रेसी को चाहते हैं कि डेमोक्रेसी बेहतर तरीके से काम करे, तो आपको शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा। और न्यायपालिका जब ज्यादा कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगेगी, तो कहीं ना कहीं शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से क्या होगा, समझौता होगा, और वो डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं होगा। इस विषय पर आपको क्या लगता है कि कल के डिसीजन के बाद क्या राज्यपाल की पावर बढ़ गई है या राज्यपाल की पावर वैसी ही है? आप अपनी राय से हमें सहमत जरूर कराएं और आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा जो हमने थंबनेल पर लिखवाया था कि क्या राज्यपाल अब बेलगाम हो जाएगा? तो आप क्या मानते हैं, राज्यपाल इस निर्णय के बाद बेलगाम हो जाएगा
या राज्यपाल के पास ये शक्तियां पहले से ही थीं? आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।